आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के सपने देखे थे। उसने सोच रखा था कि वो बहुत ऊपर उड़ेगी। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अफसोस वो अपने सपनों की मंजिल पाने से पहले ही मौत की नींद सुला दी गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस शहर वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाएगी, वो शहर उसकी तबाही का और उसकी मौत का शहर साबित होगा। उसकी आकांक्षाएं, उसके ख्वाब एक ही पल में चकनाचूर हो गए थे। उसके जानने वाले, उसके चाहने वाले उसकी मौत की खबर सुनकर स्तब्ध रह गए थे। पुलिस को और अन्य लोगों को उसकी मौत का कारण जानकर बहुत हैरानी हुई थी, और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था कातिल का कत्ल करने के बाद उठाया गया कदम, जिसे जानकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सुखी संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया चंद्रिका ओगरे एक रसूखदार इज्जतदार इंजीनियर थे, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। उनकी 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम रूपल ओगरे था। आज की कहानी उसी रूपल ओगरे की है। 23 साल की रूपल परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली और चहेती थी। वो बहुत ज़्यादा होनहार और पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार थी। बचपन से ही उसका सपना था कि आसमान की बुलंदियों को छुए। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। यह उसका ख्वाब था, और उसके घर वाले भी उसकी इस चाहत से वाकिफ़ थे। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और वो मुंबई जाकर अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेना चाहती थी। चूँकि उसके परिवार को कोई एतराज़ नहीं था, तो एक प्राइवेट एयरलाइन से कांटेक्ट करके मुंबई ट्रेनिंग पर जाने के लिए वो तैयार हो गई। अप्रैल मई 2023 में वो रायपुर से मुंबई चली गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे ऊपर उड़ना था, एक एयर होस्टेज के तौर पर। घर वाले भी बेहद खुश थे उसकी तमन्ना पूरी होने के लिए। मुंबई में ही रूपल की एक कजिन ऐश्वर्या अंधेरी ईस्ट के पवई इलाके में एक किराए के फ्लैट में रहती थी। रूपल ने उसी ऐश्वर्या के साथ रहने का फैसला किया, और रूपल भी ऐश्वर्या के साथ उसी के फ्लैट में रहने लगी। उस अपार्टमेंट का नाम था एजी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। दोनों बहनों में खूब जमती थी। रूपल अपनी ट्रेनिंग पर जाती और वापस आकर दोनों बहनें मिलजुल कर साथ टाइम स्पेंड करती। ऐश्वर्या मुंबई के ICICI बैंक में कैशियर के तौर पर काम करती थी। इसी दौरान रूपल की कजिन ऐश्वर्या राखी के त्यौहार में मुंबई से रायपुर आ गई थी। उसकी छुट्टियों के दिन थे, तो इसलिए वो कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती थी। उधर रूपल की ट्रेनिंग जारी थी, इसलिए वो मुंबई में ही रही। तो इस तरह ऐश्वर्या रायपुर वापस आ गई और रूपल अपने फ्लैट में अकेली थी। रविवार 5 सितंबर का दिन था। चूँकि रूपल हमेशा दिन में 1 या 2 बार अपने घरवालों से फ़ोन पर बात ज़रूर किया करती थी, लेकिन उस दिन न जाने क्यों सुबह एक ही बार फ़ोन करने के बाद रूपल ने घर पर फ़ोन नहीं किया। उसके घर वालों ने उसे फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। लगातार उसकी फैमिली के लोग उसे फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कभी कभी जब रूपल बहुत ज़्यादा बिजी रहा करती थी और फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती थी, तो मैसेज के ज़रिए अपनी बिजी होने की बात बता दिया करती थी। लेकिन उस दिन कोई मैसेज भी उसने नहीं भेजा, न फ़ोन न मैसेज। उधर घर वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर भी घर वालों ने सोचा कि संडे का दिन है, हो सकता है कि सो रही होगी। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को भी फ़ोन मिलाने पर जब रूपल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तब रूपल के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यह बात ऐश्वर्या को बताते हैं और उससे कहते हैं कि अगर मुंबई में तुम्हारा कोई जानने वाला या दोस्त है तो उसे रूपल के फ्लैट पर भेजो और पता करो कि आखिर बात क्या है, रूपल फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है। ऐश्वर्या ने अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और उसे उसके फ्लैट पर जाने को कहा। उसका दोस्त एजी कोऑपरेटिंग सोसाइटी पहुंचा, लेकिन उसका फ्लैट अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं हुई। बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन नदारद, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक रात के 10 बज चुके थे और इस दौरान बिल्डिंग के कुछ जिम्मेदार लोग भी मामले की गंभीरता को समझते हुए वहां आ चुके थे। ऐश्वर्या ने अपने दोस्त को
कॉलोनी के बाहर एक चाबी बनाने वाले के बारे में बताया और उससे कहा कि चाबी बनाने वाले को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाओ। उसके दोस्त ने ऐसा ही किया। चाबी बनाने वाले की मदद से दरवाजे को खोला गया और जब अंदर का मंजर देखा गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सभी लोग हैरान परेशान थे। अंदर बाथरूम में रूपल की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। फर्श पर खून ही खून था। रूपल के गले पर किसी तेज धार हथियार से काटे जाने का गहरा निशान था और गले से खून रिश्ते रिश्ते लगभग बंद हो चुका था और मौके पर ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। यह अपने आप में बड़ी ही अजीब बात थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? रूपल फ्लैट में अकेली थी। कौन आया होगा? और भला 3-4 महीनों में ही रूपल की किसी से क्या दुश्मनी हुई होगी कि उसके साथ ऐसा हुआ? रूपल का कत्ल कब और कैसे हुआ? कातिल कत्ल को अंजाम देकर आखिर कहाँ फरार हो गया? इस कत्ल को लेकर सबके मन में कई सवाल थे। रूपल के घर वालों को तो जैसे होश ही नहीं था अपनी चहेती बेटी की मौत की खबर सुनकर। आनन फानन में सोसाइटी के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और खबर पाने की कुछ ही देर में मुंबई पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंची। रूपल की लाश रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फ्लैट से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और इसी के साथ मामले की जांच शुरू की जाती है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि रूपल ने मार्च 2023 में ही एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ एक ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी कजिन ऐश्वर्या के साथ इस किराए के फ्लैट में रह रही थी। घर वालों से पूछताछ में पता चला कि रूपल ने रविवार 5 सितंबर की सुबह सुबह अपने घर वालों से बातचीत की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। कत्ल के बाद मामले को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने 8 टीमें बनाईं और इस मामले की बारीकी से छानबीन करने का आश्वासन दिया गया। सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई। रूपल के घर वालों से पूछताछ में एक बात तो साफ हो गई थी कि रूपल का कत्ल रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में ही हुआ होगा। ऐसे में पुलिस की एक टीम ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू की और विजिटर रजिस्टर को भी खंगाल कर ये पता करने की कोशिश की गई कि इस बिल्डिंग में खासकर रूपल के फ्लैट में कौन कौन से लोग आए गए। सीसीटीवी कैमरों की जांच में सोसाइटी के 35 ऐसे लोगों के बारे में पता चला जो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोसाइटी में आए गए थे। अब पुलिस ने इन 35 लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उन 35 के 35 लोगों से पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इन 35 लोगों का रूपल के कत्ल से कुछ लेना देना है। सोसाइटी के विजिटर रजिस्टर में भी ऐसा कोई नाम नहीं था जो रूपल के फ्लैट में आया हो उससे मिलने के लिए। पुलिस को जब कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति का सुराग नहीं मिला तो पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर सोसाइटी के बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आया तो क्या ये कारनामा किसी अंदर के व्यक्ति का है। अब पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और सोसाइटी में साफ सफाई करने वालों का पता लगाना शुरू किया या वो मेड जो सोसाइटी में काम करने आया करती थी। अब सोसाइटी के अंदर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया गया, जिसमें उन्हें एक हाउस कीपिंग करने वाले व्यक्ति विक्रम अटवाल की हरकतें कुछ संदिग्ध नजर आईं। कैमरों में वो अंदर जाते हुए दिखा, लेकिन उसके बाहर निकलने और अंदर जाने के बीच कई घंटों का अंतर था। किसी फ्लैट की साफ सफाई में मुश्किल से किसी सफाई कर्मी को आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन इस विक्रम को अंदर जाने के बाद करीब 2.5 घंटे के बाद निकलते हुए देखा गया। और उस पर शक करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि जब वो सोसाइटी में घुसा तो उसने अपनी सफाई कर्मी वाली ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने नॉर्मली घर के कपड़े यानी पैंट शर्ट पहना हुआ था। पुलिस ने जब इस बारे में सोसाइटी के लोगों से पता किया क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि सफाई कर्मी सोसाइटी में ही कपड़े बदल सकता है, तो पता चला कि नहीं, सफाई कर्मी के ड्रेस में ही वो आता है और जाता है। यहाँ से जाने के बाद ही और सारा काम खत्म करने के बाद ही कपड़े बदले जाते हैं। अब ये सब जानकारी मिलने पर पुलिस का शक विक्रम अटवाल पर गहरा जाता है। जब पुलिस द्वारा ये पता किया जाता है कि विक्रम उस दिन यानी अगले दिन सोमवार को काम पर आया है कि नहीं, तो पता चलता है कि वो काम पर आया है। यह बात भी पुलिस को हैरान करने वाली थी। पुलिस ने सोचा था कि कातिल अगर इनमें से ही कोई है तो ज़रूर वो कत्ल करने के बाद फरार होगा और आज वो काम पर नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रविवार को विक्रम सुबह 11 बजे के करीब रूपल के फ्लैट में गया था
और करीब 2-2.5 घंटे बाद बाहर निकला था। जब विक्रम को बुलाया गया तो पुलिस ने देखा कि विक्रम के गले और हाथ पर ताज़ा कटने के निशान थे। जब पुलिस द्वारा उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस को गोलमोल जवाब दिया, यानी कि उसका जवाब संतुष्टिजनक नहीं था। ऐसे में पुलिस ने विक्रम अटवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब विक्रम से कड़ाई से पूछताछ की तो विक्रम ने बताया कि जब वो रूपल के कमरे में साफ सफाई करने गया तो रूपल को फ्लैट में अकेले देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने रूपल के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रूपल के विरोध करने पर उसने रूपल पर अपने साथ ले गए चाकू से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस के पास विक्रम के लिए यह सवाल था कि अगर अचानक उसने बिना प्लानिंग के रूपल को मारा था तो वो अपने साथ चाकू और कपड़े क्यों लेकर गया था। इस सवाल पर उसने चाकू अपने साथ ले जाने की बात तो कही कि वो हमेशा चाकू अपने साथ रखता था, लेकिन कपड़ा रखने वाली बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पुलिस के सामने यह कबूल तो किया कि उसने रूपल की हत्या की है, लेकिन ये हत्या उसने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ की है, ये उसने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने जब और बारीकी से और उससे भी ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की तो विक्रम ने बताया कि रूपल हमेशा उसे डांट डपट लगाया करती थी साफ़ सफाई को लेकर। वो साफ़ सफाई के कारण हमेशा उससे झड़प करती रहती थी, इसीलिए विक्रम को उस पर बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से में उसने रूपल को मारने का प्लान बनाया था। और यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में गया तो था करीब 11:30 बजे, लेकिन उसे बाहर आने में 2-2.5 घंटे का समय लग गया। विक्रम के हाथ और गले के चोट के निशान भी उसे रूपल के कत्ल और उससे हुई झड़प के दौरान ही लगे थे, क्योंकि रूपल विक्रम की ज्यादती का लगातार विरोध कर रही थी और वो चिल्लाकर खुद को बचाने की भी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान दोनों में लड़ाई होती रही। इसके बाद विक्रम ने रूपल को काबू कर लिया और अपने साथ लाए तेजधार हथियार से उसका गला रेत दिया। गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा। आसमान पर उड़ने की तमन्ना रखने वाली रूपल का जिस्म जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देती है और इस तरह उसके साथ साथ उसके सपने भी गहरी नींद सुला दिए जाते हैं। इन सब के दौरान विक्रम के कपड़ों पर भी रूपल के खून के छींटे पड़ जाते हैं और पकड़े जाने के डर से विक्रम कपड़े चेंज करता है और चुपचाप सोसाइटी से बाहर निकल जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और अगले दिन इसी कारण वो फिर से काम पर आता है कि उस पर किसी को शक न हो। डीसीपी दत्ता नलवाड़े ने बताया कि विक्रम अटवाल से उन्हें खून से सना हुआ चाकू और उसकी वर्दी भी मिली है। पुलिस की माने तो विक्रम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो शादीशुदा है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। उसकी पत्नी भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती है। 40 वर्षीय विक्रम को हिरासत में लेने के बाद और कत्ल के खुलासे के बाद पुलिस द्वारा रूपल की बॉडी उसके परिजनों को सौंप दी गई और उन्होंने अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रूपल का यौन शोषण नहीं हुआ था। झड़प के दौरान उसे मारने की बात ही सामने आई थी। पुलिस द्वारा विक्रम को हिरासत में ले लिया गया था और हिरासत में रहते हुए ही पुलिस को एक हैरान कर देने वाली खबर का सामना करना पड़ा। हिरासत में रहते हुए हवालात के टॉयलेट में अपने ही पैंट से विक्रम ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये बेहद चौंकाने वाला मामला था। पुलिस अभी आगे कुछ कार्रवाई कर पाती, इससे पहले ही विक्रम ने आत्महत्या कर ली थी। अब इस कांड के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे और पुलिस कस्टडी में विक्रम के खुदकुशी करने पर पुलिस के लिए यह एक कड़ी आजमाइश थी। इस मामले की छानबीन अभी भी जारी है। रूपल के घर वालों का कहना है कि विक्रम को उसके किए की सज़ा मिल गई है। उसने रूपल का कत्ल एक छोटी सी झड़प के लिए कर दिया। उसका यही अंजाम होना था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।